हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और ये क्लास स्पेशल रहेगी स्कूल व्याख्याता 2024 के रिवीजन बैच के लिए, भूगोल के लिए। तो भूगोल की जो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे आपको दी जा रही है। तो आज से रिवीजन जो है कोशिश रहेगी मेरी कि कंटिन्यू रहे। किसी रीजंस की वजह से कुछ दिन से क्लासेस वगैरह नहीं आ रही थी, तो आज से जो है कोशिश करूंगी कि कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करवाई जाए। और फिजिकल ज्योग्राफी का ये पहला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इस टॉपिक में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस तरह की है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत कि नेचुरल ऐसे स्रोत होते हैं, सोर्सेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसा है, ठोस है, द्रव है या किस अवस्था में है। तो इसके बारे में हमें पता पड़ेगा ज्वालामुखी से, भूकंपीय तरंगों से और उल्कापिंड से। और अप्राकृतिक स्रोत में आते हैं तापमान, दबाव और घनत्व। देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो तो यहीं पे बन सकता है कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए कौन सा अप्राकृतिक स्रोत नहीं है पूछ लिया जाएगा। 3 यहाँ से दे देंगे, 1 यहाँ से दे देंगे, ठीक है। तो आपको पहला तो यहीं से कंफर्मली याद करना है कि प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आते हैं और अप्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आते हैं। तो इसके बाद में कुछ फैक्ट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले वो पढ़ेंगे हम कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हमें सभी को मालूम होना चाहिए कि 5.5 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें आपको बहुत चेंज कर करके आपको दिए जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से कंफर्मली पता होना चाहिए कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। नेक्स्ट आता है कि भूकंपीय तरंगों का मापन किसमें किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ में। और भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का अंकन किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है रिएक्टर स्केल से। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन डेफिनेटली होती है क्योंकि ये दोनों ही हमें ऑप्शन में दिए होते हैं और एग्जाम का जो प्रेशर होता है हमें इतना ज्यादा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जहां पे तीव्रता की बात आती है कि भूकंप जो आया वो कितनी तीव्रता के साथ आया, ये सब देखा जाता है रिएक्टर स्केल में और मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ में। तो ये दोनों फैक्ट को आपको कंफर्मली मालूम होना चाहिए। अब 2 टर्म्स आती है, एक आता है भूकंप मूल, एक आता है भूकंप केंद्र। तो भूकंप मूल क्या है और भूकंप केंद्र क्या है, अगर इनको ऐसे नहीं तो आपको इंग्लिश टर्म भी याद होनी चाहिए। तो भूकंप मूल को कहते हैं फोकस और केंद्र को कहते हैं एपिसेंटर। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, भूकंप आया यहाँ से आया और यहाँ से बाहर निकला है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है जहां से भूकंप शुरुआत हुई, भूकंप की जहां से भूकंप आता है, ये क्षेत्र कहलाता है फोकस। और जहां पृथ्वी के ऊपर धरातल पे जहां पे आता है तो ये सेंटर कहलाता है इसका एपिसेंटर। तो ये दोनों भी कंफ्यूजन वाले हैं, तो इनको कंफर्मली एकदम क्लियर कट याद कर लेना कि एपिसेंटर क्या है और फोकस क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट देखे साथ साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि भूकंपीय तरंगे। तो सबसे पहले हम भूकंप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो होता है भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी। तो पहले भूकंपीय तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भूकंपीय तरंगे देखिए मुख्यतः 2 भागों में बांटी गई है। तो पहली जो है वो कहलाती है भूगर्भिक तरंगे, काया तरंगे, बॉडी वेव। दूसरी कहलाती है धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव। और भूगर्भिक तरंगे जो है यानी कि बॉडी वेव जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से आती है और जो धरातलीय तरंगे हैं ये धरातल पर आती है। इसको लॉन्ग वेव भी कहते हैं, एल तरंगे कहते हैं, सरफेस वेव भी कहते हैं। अब देखिए आंतरिक भाग में जो ये तरंगे आती हैं ये भी मोस्टली 2 भागों में बांटा गया है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो वो यहाँ से होता है। तो प्राइमरी को हम पी तरंगे भी कहते हैं, सेकेंडरी को हम एस तरंग भी कहते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंट जो है हमको बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो देखिए, सबसे पहले देखिए प्राइमरी जो है सबसे पहले निकलती है, पहले प्राइमरी आएगी उसके बाद में सेकेंडरी आती है ना। तो सबसे पहले कौन सी निकलेगी, प्राइमरी। प्राइमरी की क्वालिटी क्या है कि ये तीनों प्रकार के, पृथ्वी के तीनों प्रकार जो है इनमें से निकल जाती है। जैसे ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी आ सकती है और गैस में भी आ सकती है। जबकि सेकेंडरी जो होती है ये सिर्फ ठोस में चलती है, सिर्फ पृथ्वी के सिर्फ
ठोस भाग में चलती है। अब कंफर्मली याद ये करना है कि पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अब भूकंप की तरंग है जो केवल ठोस में चलती है, तो वहां पे आपको P भी मिलेगी, S भी मिलेगी, L भी मिलेगी और ये लव भी मिलेगी। तो आपको ये चीजें जो है बहुत क्लियरली याद करना है कि S तरंग जो है ये सिर्फ ठोस में चलती है और प्राइमरी जो है ये तीनों में चलती है। स्पीड की बात करें तो सबसे तेज जो स्पीड है ये प्राइमरी की होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, और ये जो है ये अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुदैर्ध्य कौन सी है, तो प्राइमरी है, ये अनुदैर्ध्य चलती है, और सेकेंडरी जो होती है ये अनुप्रस्थ चलती है। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्पीड की कि स्पीड कितनी है। स्पीड का क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता है लेकिन हमें कंफर्मली पता होना चाहिए। देखिए स्पीड की यदि बात करें तो 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड इसकी है, ठीक है, इसकी प्राइमरी की। लेकिन औसत स्पीड देखिए, औसत गति की बात करते हैं 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड ये 7 से 8 किलोमीटर में चलती है। और कम से कम कितनी हो सकती है, तो निम्न इसकी अगर स्पीड की बात करें, गति की बात करें तो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अधिकतम कितनी जा सकती है, तो 14 किलोमीटर। जब बहुत तेज भूकंप आए तो 14 किलोमीटर ये प्रति सेकंड जा सकती है। इसका मार्ग कैसा होता है, तो इसका मार्ग कोर की तरफ होता है उत्तलाकार। अब कोर कौन सा होता है, ये वाला भाग। तो कोर की तरफ कैसा होता है, ये उत्तलाकार होता है, और धरातल की तरफ कैसा होता है, ये तो अवतलाकार होता है, ठीक है। तो कोर की तरफ कैसा होगा, उत्तलाकार ऐसे, और धरातल की तरफ अवतलाकार। और इसका क्या होगा, इसकी गति देख लीजिए, इसकी गति की यदि बात करते हैं इसका ऑपोजिट होगा। मार्ग जो है, जो प्राइमरी का जो मार्ग है कोर की तरफ उत्तलाकार, तो इसका कैसे हो जाएगा, तो इसका कोर की तरफ अवतलाकार हो जाएगा और धरातल की तरफ उत्तलाकार, यानी कि मार्ग जो है प्राइमरी का जो ऑपोजिट होगा वो सेकेंडरी में हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो गति है, इसकी गति की यदि बात करते हैं तो इसकी गति होती है 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना। तीन चीजें पढ़ी हमने यहाँ पे कि सबसे पहले कौन सी निकलती है, तो प्राइमरी पहले निकलती है, और प्राइमरी जो होती है तीनों में चलती है, और सेकेंडरी जो होती है केवल ठोस में चलती है। स्पीड की बात करते हैं तो प्राइमरी की स्पीड तेज है और 14 किलोमीटर तक जा सकती है, और इसकी जो स्पीड है कम है, 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर हमने मार्ग की बात की, तो मार्ग जो है कोर की तरफ उत्तलाकार होगा, धरातल की तरफ अवतलाकार होगा। और ऐसे ही सेकेंडरी में इसका मार्ग जो है ये इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो कोर की तरफ इसका मार्ग कैसा हो जाएगा, अवतलाकार होगा, और धरातल की तरफ इसका मार्ग कैसा होगा, तो धरातल की तरफ उत्तलाकार होगा। ये भी आप नोट कर सकते हैं, वैसे उत्तलाकार होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो थी भूगर्भिक तरंगे या काया तरंगे जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है। अब हम बात करते हैं धरातलीय तरंगे जो धरातल के ऊपर चलती है। इसको हम सरफेस वेव भी कहते हैं, इसको हम लॉन्ग वेव भी कहते हैं, ये धरातल के ऊपर चलती है। इसका एक पॉइंट ये है कि फोकस से नहीं निकलती, लेकिन ये बहुत नुकसानदायी है। अब फोकस आपने पहले पढ़ लिया, फोकस क्या था, तो फोकस जहां से ये भूकंपीय तरंगे निकलती है, शुरुआत जहां से होती है, यानी कि ये फोकस से नहीं निकलती। कौन सी तरंग नहीं निकलती, तो ये एल तरंग जो होती है, लेकिन नुकसानदायी सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो करती है वो धरातलीय पवनें ही करती है। इसकी गति कैसी है, तो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड करती है। इसको भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, लव और रिले। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लव और रिले जो है वो किससे संबंधित है, पी से, एस से या एल से। तो आपको पता होना चाहिए कि लव जो है, रिले जो है ये एल तरंग से संबंधित है। इसकी क्या विशेषता है लव की, तो सबसे धीमी होती है। सबसे धीमी की बात करें सब में तो ये लव तरंग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कैसी होती है, विनाशकारी होती है। और इसकी क्या विशेषता है, तो इनका उद्भव कैसे होता है, तो पी और एस तरंगे और चट्टानों के मध्य जब अन्योन क्रिया होती है तो उसके द्वारा कौन सी तरंग का निर्माण होता है, तो लव तरंग का होता है। और इनका मार्ग कैसा होता है, तो इनका मार्ग होता है लहरनुमा और वक्रनुमा। रिले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमने पृथ्वी की तरंगों के भूकंप की तरंगों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले प्राइमरी देखी, सेकेंडरी देखी, इन दोनों में डिफरेंस ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, दोनों का, प्राइमरी और सेकेंडरी में। इसके बाद में एल तरंग के बारे में कुछ देखा, और एल तरंग भी आगे जाके दो भागों में बटी हुई है, लव और रिले। इनके अलावा भूकंपीय तरंगों से संबंधित एक क्वेश्चन और ये भी है कि भूकंप जो आती है, भूकंपीय तरंगे जो आती है, इनके बीच में कितना अंतराल होता है या कितने अंतराल से आती है, तो फैक्ट है कि 4 मिनट के अंतराल से है जो भूकंपीय तरंगे आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि भूकंप का छाया क्षेत्र। भूकंप का छाया क्षेत्र क्या होता है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पे भूकंप की तरंगे नहीं पहुंच पाती, तो वो क्या कहलाती है, भूकंपीय का छाया क्षेत्र कहलाती है। अब देखिए ये है पी तरंग का भूकंपीय छाया क्षेत्र और ये है एस का। तो पहले हम पी का पढ़ेंगे। पी की हमने एक विशेषता पढ़ी थी, यहाँ पे आपको मालूम हो तो
कि ये तीनों प्रकार के भागों में पृथ्वी में जा सकती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में जा सकती है ना। तो ये देखिए, ये ये अंदर का भाग है क्रोड, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। तो ये देखिए तरंगे जो हैं ये हर साइड में जा सकती है, लेकिन 105 से लेके 145 डिग्री का जो भाग है ना, यहाँ पे ये पृथ्वी की तरंगे जो है भूकंप की नहीं जा सकती, इस तरह से जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये तीनों भाग में से जा सकती है। लेकिन ये भाग बच जाता है 105 से लेकर 145 तक। और ये क्यों बच जाता है, तो इसका मुख्य कारण पूछा जा सकता है कि ये यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि ये तीनों में जा रही है। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या है, 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे भूकंपीय तरंगें नहीं जा सकती, इसलिए वो पी का छाया क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, इसी तरह एस की बात करें तो एस का तो हमें पता है कि एस तो सिर्फ ठोस भाग में जाती है, तो ना ये द्रव में जाती है ना ये गैस में जाती है, तो ये 105 के बाद नीचे वाले भाग में जाएगी ही नहीं। तो ये नीचे का जो भाग है ये कुल मिलाकर 40% है। तो 40% क्षेत्र जो है एस तरंग का वो इसके छाया क्षेत्र में आता है। और सबसे बड़ा छाया क्षेत्र पूछा जाए कि कौन सी तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा छाया क्षेत्र किसका है, तो वो है एस तरंग का। बस ये इतने से फैक्ट है कि बड़ा छाया क्षेत्र किसका है, तो एस तरंग का है। और पी तरंग के छाया क्षेत्र का कारण क्या है, तो अपवर्तन के कारण है। पी का छाया क्षेत्र छोटा है, कितने से कितने डिग्री के बीच में, तो 105 से लेकर 145 डिग्री के बीच में। ये जो फैक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे फैक्ट जो है आपको एनसीईआरटी की किताब 11वीं क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक स्रोत जानने के लिए हमने भूकंपीय तरंगों के बारे में अध्ययन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आगे की जो चीजें हैं इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि हमारी जो वीडियो है आपसे ये कंटिन्यू बनी रहे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।